नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में। और आज हम लेके आए हैं पार्ट 3 साइंस पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जो सीरीज अपनी चल रही थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो आयोजित हुई अब तक की परीक्षाएं हैं, उनमें विज्ञान के जितने प्रश्न आज तक पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। और ये वीडियो आपके 3rd ग्रेड की जो साथी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो L1 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वर्ल्ड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, लेवल 1 हो चाहे सेकंड हो, आपके जो साइंस के टॉपिक लग रहे हैं उन टॉपिक्स के ये क्वेश्चन है वही मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो अपने आज शुरू कर रहे हैं 24/6/2021 को एक एग्ज़ाम हुआ था जिसका नाम था स्टेनोग्राफर 2018, यानी 2021 में भर्ती हुई थी। उससे पहले बीच में आपके 18 से लेकर ये मान लीजिए 18, 19, 20, 21 तक 18 में हुई थी पेपर, 19, 20, 21 इनमें आपके कोई ज़्यादा एग्ज़ाम हुए नहीं। 20-21 में कोरोना काल था, तो स्टेनो 2018 का जो पेपर था वो 2021 में हुआ था। तो 2021 में जो पेपर हुआ था उसके अंदर साइंस के आपके जो 75 क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन आए थे? 75 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। तो वो 75 के 75 क्वेश्चन अपने आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तृतीय श्रेणी अध्यापक L1 व L2 भर्ती हेतु अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो। चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। ये आपका पेपर था शीघ्र लिपिक या जिसको स्टेनोग्राफर बोलते हैं, 8 से 11 के बीच हुआ था आपका, ठीक है। 2018 की भर्ती थी लेकिन पेपर आपका 2021 में हुआ था। तो अपने पार्ट ए के बाद पार्ट बी पे चलते हैं डायरेक्ट। ये पार्ट बी आ गया जिसमें दैनिक विज्ञान पूछ रखा है। पार्ट बी दैनिक विज्ञान, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे से दिखाई दे। चलिएगा, अब अच्छा दिखाई दे रहा होगा आपको। तो देखो क्वेश्चन नंबर 76 से है अपने। तो 76 नंबर क्वेश्चन क्या है? द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, है ना। जो इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश में क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। मैं आपको बेसिकली अगर ये दोनों लैंग्वेज में पढ़ूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं एक ही लैंग्वेज लेके चल रहा हूँ। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर जो तत्व है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन में से कौन सा है? इनमें से जो आपका तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है आपका हाइड्रोजन तत्व। कौन सा है? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करें 77 नंबर क्वेश्चन की। ये कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, यानी तत्व के गुण किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? कोई भी तत्व है तो उसके गुण कौन निर्धारित करता है? परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन? तो देखो वर्तमान जो आपकी आवर्त सारणी है वो उसका आवर्त नियम क्या कहता है कि तत्वों के आवर्त जो तत्वों के गुण द्रव्य हैं वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, यानी परमाणु क्रमांक के ऊपर डिपेंडेंट है। और आधुनिक जो आवर्त सारणी दी थी वो किसने दी थी? हेनरी मोजले ने दी थी। किसने दी थी? हेनरी मोजले ने। तो याद रखें हेनरी मोजले, है ना, परमाणु क्रमांक के ऊपर निर्धारित किए गए हैं। आगे बात करें 78 नंबर क्वेश्चन क्या है? वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में तत्व कौन सा है? तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। अब वहाँ तो नाइट्रोजन ऑप्शन में नहीं था इसलिए हाइड्रोजन आंसर था, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, क्योंकि नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। कितने प्रतिशत पाई जाती है? 78% आपके पाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 79 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु या तत्वों से बना होता है? यानी निम्न में से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से ज़्यादा परमाणुओं या तत्वों से मिलके बनता है? परमाणुओं से मिलके बना होता तब तो उसको क्या कहा जाता? अणु कहा जाता, अगर परमाणुओं से मिलके बना है तो। लेकिन तत्व शब्द आ गया तो ये क्या होगा? आपका यौगिक होगा साथियों। क्या होगा? यौगिक होगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करें 80 नंबर प्रश्न की। तो 80 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार के परमाणुओं से बना शुद्ध पदार्थ है? एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणुओं से यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, क्या है? तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से क्या मिलता है? तत्व मिलता है। 2 या 2 से ज़्यादा होता है तो यौगिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करें हम 81 नंबर क्वेश्चन की। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक का सबसे छोटा भाग है जिसके गुण यौगिक के समान होते हैं? निम्न में से कौन सा एक यौगिक का सबसे छोटा भाग है जिसके गुण यौगिक के समान होते हैं? तो कौन होता है? अणु होता है। क्या होता है? अणु। अणु किस फॉर्म में हो सकता है?
एक ही प्रकार के परमाणु जो मिले हुए हैं उनसे भी अणु बनता है, अलग अलग प्रकार के परमाणु यानी समान परमाणुओं से भी आपका अणु बनता है, और भिन्न भिन्न परमाणुओं से भी आपका क्या बनता है, अणु बनता है। क्लियर? इसका आंसर जो होगा आपके वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आगे बात करें आपके 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन क्या, H2O और F2S जो है वो रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? H2O और FeS है, किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है, इनमें से कोई नहीं। क्या है? यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है, या इनमें से कोई नहीं। तो H2O और जो FeS है ये आपके दो अलग अलग आपके परमाणु मिले हुए हैं, तो ये क्या होगा आपका, यौगिक होगा। इसके अलावा ये और ये क्या है, और ये अणु भी है। तो अणु तो ऑप्शन में है नहीं, तो मिश्रण और तत्व नहीं हो सकता, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। यानी ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यौगिक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को भी साथ में देख लेते हैं साथियों। क्या है, निम्न में से कौन सा तत्व अधातु है, यानी नॉन मेटल है, यानी लोहा है, सोना है, जिंक है, कार्बन है। लोहा, सोना, जिंक ये तीनों की तीनों क्या है, धातु है, मेटल है, लेकिन कार्बन जो है वो नॉन मेटल है ना। आपका आंसर डी ऑप्शन होगा। और कार्बन के कितने अपर रूप पाए जाते हैं, 3 अपर रूप पाए जाते हैं, एलोट्रोप जिसको बोलते हैं। आगे बात करें तो निम्न में से कौन सा एक मिश्रण है, आयरन सल्फाइड है, समुद्र का पानी, ऑक्सीजन पानी। पानी का फॉर्मूला H2O होता है, ये तो एक यौगिक है, मिश्रण नहीं है। मिश्रण वो होता है जो अशुद्ध होता है, शुद्ध होते हैं वो आपके यौगिक होते हैं ना। ऑक्सीजन O2 होता है, ये भी नहीं है। आयरन सल्फाइड है, Fe2S हो गया, ये भी नहीं है। तो क्या हो गया, समुद्र का पानी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इधर क्या है, कक्ष ताप पर दूध के खट्टा होने में शामिल है। कक्ष ताप में, कमरे के ताप पर दूध खट्टा हो गया तो क्या है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, रासायनिक परिवर्तन है, इसमें एक नया पदार्थ बनता है। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आगे है अगला जो क्वेश्चन है वो आपके 84 और 87। ये क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक के रूप में और एक अणु के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा है जिसको यौगिक भी कहा जा सकता है और क्या कहा जा सकता है, अणु, दोनों कह सकते हैं। तो इसमें से कौन सा, ऑक्सीजन है क्या, पानी है क्या, कच्चा तेल है, या सोडियम है। सोडियम तो क्या होता है सर, Na होता है। क्या होता है, Na। पानी क्या होता है सर, H2O होता है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होता है सर, O2 होता है। देखो ये तो एक अकेला परमाणु है, एकल परमाणु है। ये तो क्या है भैया, एकल परमाणु है। ये तो क्या है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। ये तो आपका एकल परमाणु है। लेकिन कच्चा तेल ये आपका मिश्रण है, ये नहीं आएगा। पानी जो है, पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो परमाणु मिलके दो तत्व भी मिले हुए हैं और 2 से ज़्यादा परमाणु भी मिले हुए हैं। तो ये आपका अणु भी है और क्या है, प्लस में यौगिक भी है। परमाणु भी है और यौगिक भी है। और O2 केवल और केवल क्या है, अणु है। इसने कहा कि इसको यौगिक और अणु दोनों कह सकते हैं, तो दोनों जिसको कह सकते हैं वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। आगे किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है, भौतिक में, रासायनिक में, भौतिक और रासायनिक दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। चलिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलो 88 नंबर। 88 क्या कहता है, कौन सी जंग रोकथाम की एक विधि है, जंग को रोकने यानी जंगाल को रोकने की, यानी प्रिवेंट रस्टिंग को रोकने की तरीका है। क्रिस्टलीकरण है, अवसाधन है, गैल्वेनीकरण है। तो गैल्वलाइजेशन जो है वो आपका जंग रोकने का तरीका है। ये क्रिस्टलेशन तो आपके क्रिस्टल के रूप में जल होते हैं, उसको बोलते हैं। आगे भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का ये कारण क्या है, परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है, ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यह सभी। देखो उत्क्रमणीय तो है लेकिन ये ऊर्जा का हस्तांतरण नहीं है, तो ये सभी तो नहीं हो सकता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ कुछ और होता ऑप्शन तो अपने ये सभी वाला ऑप्शन चूज करते। चलिएगा आगे चर्चा करते हैं अपनी। 89 क्या, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना, लकड़ी जलाना, फलों का पकना, भोजन पकना। अब देखो भोजन पकाने के बाद उसको कच्चा नहीं किया जा सकता, रासायनिक परिवर्तन है। फल पकने के बाद कच्चे नहीं हो सकते, रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी जलने के बाद राख से वापस लकड़ी नहीं बन सकती, रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी के लट्ठे को तोड़ दिया तो कुछ नया तो नहीं बना, लकड़ी तो लकड़ी है। अब सब में देखोगे लकड़ी को जलाओगे तो नया राख बन गई, फल पकने के बाद नए बन गए, यानी नए जो पका हुआ फल बनेगा, पहले कच्चा था, अब उसको कच्चा नहीं किया जा सकता। भोजन पकाते हो तो पका हुआ भोजन जो है वो एक नया पदार्थ बन गया। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। अपनी सतह पर संरक्षी परत के निर्माण के कारण कौन सा तत्व कम अभिक्रियाशील हो जाता है।
कम अभिक्रियाशील हो जाता है। कॉपर है, हीलियम है, एल्यूमिनियम है, आर्गन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। क्या होगा? एल्यूमिनियम। और इनकी क्रियाशीलता का क्रम कैसे याद रखते हैं? काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो ये ट्रिक आपने याद रखनी है। तो ये सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे अभिक्रियाशीलता क्या जाएगी? घटती जाएगी, अभिक्रियाशीलता घटती जाएगी। ठीक है, आगे बात करें अपनी। तो आगे है 90 नंबर। 90 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम रिबन का दहन, मोमबत्ती का जलना, मोम का पिघलना। कौन सा रासायनिक नहीं है, यानी कौन सा परिवर्तन पूछ रहा है ये? कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो कौन सा भौतिक परिवर्तन है? मोम का पिघलना, मोम का जलना, मैग्नीशियम रिबन का दहन, लोहे में जंग लगना। जंग लगना रासायनिक है, मैग्नीशियम रिबन का दहन रासायनिक है, मोम का जलना रासायनिक है, लेकिन मोम का पिघलना क्या है? भौतिक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, धातु में जो ठंडे पानी से विक्रिया नहीं करती है, तो पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, सीजियम। तो अगर आप क्रियाशीलता के क्रम में देखो तो काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन आगे हो। इसके अंदर ऊपर वाली दोनों जो है वो अधिक विक्रियाशील होती है और पानी को देखते ही, देखने का मतलब उसके संपर्क में आते ही क्या कर लेती है? तो आग पकड़ लेती है, इतनी विक्रियाशील होती है। ये तो क्रिया करती है, तो कौन सी क्रिया नहीं करती है? कौन सी क्रिया कौन से जल से कह रही है? ये ठंडे पानी से कह रहे हैं। तो ठंडे पानी से मैग्नीशियम जो है वो विक्रिया नहीं करते हैं, मैग्नीशियम विक्रिया नहीं करता है। तो ये याद रखना। आगे बात करें हम, अगला प्रश्न, एक मिनट भाई साहब, हाँ जी ये रहे, पढ़े हैं इधर 94। निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक विक्रियाशील है? तो अभी अपने जो बनाया था काशीनाथ का माली, तो इसमें माली आ रहा है, माली Mg है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है निम्न में से, आगे है निम्न में से किस धातु का इस्तेमाल सबसे सामान्यतः स्टोरेज बैटरी में होता है? सबसे सामान्यतः स्टोरेज बैटरी में होता है कॉपर का, एल्यूमिनियम का, लेड का या सोडियम का? तो इसका आंसर आएगा लेड का यूज होता है भाई, सोडियम एल्यूमिनियम कॉपर का यूज नहीं होता है। आगे है अधातुएं होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, धन विद्युतीय होती है, इलेक्ट्रोबॉन्ड होती है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन रागी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी ऋण विद्युतीय होती है। धातुएं जो है वो ऋण विद्युत तत्व होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। फिनोफ्थेलिन क्षारीय माध्यम में घोल को खालिस्तान रंग में बदल देता है, गुलाबी, लाल, पीला, भूरा। पीला तो कौन बदलता है? क्षार को बदलता है, कौन है? मेथिल ऑरेंज। भूरे में कोई नहीं बदलता। लाल में कौन बदलता है? मेथिल ऑरेंज जो है उसको अगर अमल में डाला जाता है तो वो लाल ही रहता है। लेकिन गुलाबी में कौन बदलता है? गुलाबी में फिनोफ्थेलिन बदलता है, किसको? क्षार को बदलता है। अगर ये अमल में डाला जाएगा तो रंगहीन रहेगा, लेकिन जैसे इसको क्षार में डालते हैं, क्षार में, तो वो गुलाबी कलर देता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 96 नंबर क्या कह रहा है कि आमतौर पर पानी कीटाणु रहित करने के लिए अधातु का उपयोग होता है, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, सल्फर। तो क्लोरीन का यूज होता है भाई, किसका? क्लोरीन। या वैसे पूछे तो ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यहाँ भी ये क्लोरीन ही होती है। यही आपके पानी को साफ करने के काम आता है। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो अम्ल की धातु से अभिक्रिया करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ आंसर होगा हाइड्रोजन गैस निकलती है, ऑप्शन नंबर डी। और इसको चेक करने के लिए पोप ध्वनि परीक्षण किया जाता है। कौन सा परीक्षण किया जाता है? पोप ध्वनि परीक्षण किया जाता है। ये बात आपने याद रखनी है। अब आप कहोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड कब निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी जब आप अम्ल की अभिक्रिया किससे करवाओगे? धातु कार्बोनेट आयन से करवाओगे। कार्बोनेट हो चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, तब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अगर धातु की डायरेक्ट अम्ल से करवा रहे हो तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी भाई। आगे देखो भाई 97, फ्लिंट ग्लास का उपयोग खालिस्तान बनाने में किया जाता है। फ्लिंट ग्लास जो है खिड़की का शीशा, आईना, हेडलाइट, प्रिज्म, तो इसका यूज होता है हेडलाइट। हेडलाइट में जो शीशा होता है वो कौन सा ग्लास होता है? फ्लिंट ग्लास होता है। आगे बेकिंग सोडे को इससे भी जाना जाता है। बेकिंग सोडे का सूत्र क्या होता है भाई? Na2CO सॉरी माफ़ी चाहूँगा, NaHCO3 होता है। NaHCO3 होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, यही इसका आंसर है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, ये होता है आपके दावन सोडा। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 है, और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है CaCO3, ये आपका क्या होता है, ये आपका जिप्सम होता है। क्या होता है, जिप्सम। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है बुझा हुआ और बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये बुझा हुआ चूना होता है। ये बुझा हुआ चूना है और ये बिना बुझा हुआ चूना है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने। अगला पेज, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, 2 टाइम्स कैल्शियम सल्फेट टेट्रा हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये किसका है? फॉर्मूला POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जिसको सबसे पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस में बनाया गया था। और जिप्सम जो होती है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट 2H2O, ये आपकी जिप्सम है। डी नंबर जो है वो ये क्या है, आपकी जिप्सम है। इस जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका। निम्न में से कौन सा एक प्रबल एसिड है? हाइड्रोजन या हाइपो फास्फेट बोल सकते हो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन नाइट्रेट या नाइट्रिल, ऐसा कुछ इसका नाम होता है। और ये हाइड्रोजन नाइट्रेट, तो ये नाइट्रेट वाला ये है, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं सिंपल इसको। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा भाई। आगे, अपमार्जक किसके बने होते हैं? फैटी एसिड सोडियम लवण के, सल्फोनिक एसिड और सोडियम लवण के, बेंजोइक एसिड और सोडियम लवण के, या इन सभी से? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है सल्फोनिक एसिड के साथ सोडियम लवण होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इसके लिए बिल्कुल सत्य होगा। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं होता, कागज उद्योग में उपयोग नहीं है, नहीं पूछा इसने। पेयजल को कीटाणु मुक्त करने में, खाद्य चीजों के परिरक्षण के रूप में, क्लोरोफॉर्म बनाने के रूप में। तो ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है? CaOCl2, ठीक है। तो कागज उद्योग में इसका यूज होता है, पेयजल के लिए होता है, क्लोरोफॉर्म में होता है, लेकिन इसका यूज कहाँ नहीं होता? खाद्य चीजों के परिरक्षण में इसका यूज नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे, पारदर्शी साबुन बनाने के लिए, साबुन को घोलने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? एथेनोइक एसिड, बेंजीन, एथेनॉल, प्रोपाइलीन, यानी ट्रांसपेरेंट जो साबुन होती है जिसके आर पार दिखता है, कई बार ऐड आती है, आपने ऐड देखी होगी जो है ना, उन ऐड के अंदर जो आपकी साबुन है वो कौन सी है? जैसे पियर से एक साबुन है, वो एथेनॉल उसमें यूज किया जाता है। ओके, आगे बात करते हैं अपने 105 पे। अमल काम आ रहा है। अमल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाता है, जल बनाता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं संयोजन, उदासीनीकरण, अपचयन, अपघटन। अपघटन में टूटना होता है, एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। अपचयन में आपके ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी होती है, ठीक है ना। कमी होती है या वृद्धि होती है? कमी होती है। और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। और संयोजन में 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं। उदासीनीकरण, इसको क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो उसे उदासीनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देगा? लाल लिटमस को कैसा कर देगा भैया? नीला कर देगा। सिरका कर देगा, बेकिंग सोडा करेगा, नींबू रस करेगा, मृदु पे ये नहीं आएगा, नींबू का रस नहीं आएगा, सिरका नहीं आएगा, क्योंकि अमल तो नीले को किस में बदलता है? नीले को लाल में बदलता है, लेकिन ये लाल को नीला पूछ रहे हैं तो कौन सा आएगा? बेकिंग सोडा आएगा, बेकिंग सोडे का घोल आएगा। ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका सही आंसर। तो आगे चलते हैं हमने। आगे ये देखो आपकी स्क्रीन पे प्रश्न आ गया है, अच्छा प्रश्न है। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? एसिटिक, साइट्रिक, टार्ट्रिक, ऑक्जेलिक। एसिटिक एसिड किस में होता है? एसिटिक एसिड सिरके में होता है। एसिटिक एसिड किस में होता है? सिरका। साइट्रिक एसिड किस में होता है? ये आप कमेंट में बताएंगे। टार्ट्रिक एसिड किस में होता है? टार्ट्रिक, ठीक है, ये भी आप कमेंट में बताओ। और इसका आंसर है ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी। टार्ट्रिक एसिड किस में होता है और साइट्रिक एसिड किस में होता है? सिट्रिक एसिड बोल सकते हो, जैसे खट्टे फल जो होते हैं ना। चलो मैं बता ही देता हूँ। सिट्रिक एसिड जो है, एक मैं बता देता हूँ आपको, संतरे वगैरह जो है, नींबू वगैरह, उनके अंदर ये साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अब बताओ टाइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड ये आप ऑप्शन में सॉरी कमेंट बॉक्स में लिखोगे, कमेंट में टैग करके लिखोगे। ओके, पानी में हवा का बुलबुला
के रूप में कार्य करेगा। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस किसकी तरह कार्य करेगा? पहली बात, दर्पण की तरह तो काम करेगा ही नहीं, दर्पण की तरह तो काम करेगा ही नहीं। सॉरी, एक मिनट, रुको 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 रुको, थोड़ा मिस्टेक हो गया रे, का ही मिस्टेक है। हवा का बुलबुला पानी के अंदर है तो ठीक है, के रूप में कार्य करेगा। तो ये उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, तो ये काम करेगा ऑलमोस्ट अवतल दर्पण की तरह। किसकी तरह? अवतल दर्पण की तरह। आगे है सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र में उपयोग किए जाने वाला लेंस है। सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस प्रयोग में लेते हैं? अवतल, उत्तल, ये पूछा है। अवतल, उत्तल, बेलनाकार, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर आएगा उत्तल लेंस यूज में लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। कौन से लेंस को प्रयोग करो कि आपके दूरदृष्टि जो है, दीर्घ दृष्टि दोष जो है, जिसको आप हाइपरमेट्रोपिया बोलते हो, वो सही हो सकता है। अवतल, उत्तल, अब सारी दूरदृष्टि दोष यानी आंख के रेटिना पे बनना चाहिए, लेकिन रेटिना से बाद में बढ़ना है, तो पहले फोकस करना है, फोकसित करने वाला लेंस कौन सा होता है? उत्तल होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आएगा। ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई। अरे भाई रबड़ क्या, अरे भाई भाई ऊपर करना। चलो, ये कह रहा है मानव आंख वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश का उपयोग करती है क्योंकि उसकी दृष्टि में खाली स्थान होता है। दर्पण होता है क्या? नहीं। प्रिज्म होता है? नहीं। स्लेब होती है? नहीं। क्या होता है? लेंस होता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से पारित होता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्शन कहते हैं। ठीक है, 7 रंग कौन कौन से होते हैं? विब ग्योर, विब ग्योर। ओके, बाकी आप समझदार हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न का कहता है, का कहतबानी आंख का कौन सा हिस्सा पुतले के आकार को नियंत्रित करता है? कॉर्निया, रेटिना, आइरिस, आंख का लेंस। तो इसका आंसर आएगा आइरिस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? परावर्तन से संबंधित है ये। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, आपतन कोण परावर्तन कोण से कम, आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर नंबर ए होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इक्वल आर होता है। ठीक है भाई साहब। ओके भाई साहब, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अपने लास्ट पेज आ गया अपना। इस पेज पे नहीं, लास्ट कहाँ आ गया? अभी 2 पेज और पड़े हैं, 11 नंबर पेज पे आए हैं। तो ये कह रहा है मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा। इसके अंदर जो होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक होता है और कैसा होता है? उल्टा। ठीक है, और इधर वाला चलो बता ही देता हूँ। लेंस की पावर की क्षमता होती है डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। P बराबर होता है 1/f, यानी 1/, मीटर इनवर्स भी लिख सकते हो, 1/मीटर इनवर्स। तो ये मीटर इनवर्स है, लेकिन एक बार डायोप्टर लिख रखा है तो यही आंसर है। अगर डायोप्टर ऑप्शन में नहीं होता तब अपने लिखते मीटर इनवर्स। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न देखो, जब श्वेत प्रकाश का पुंज कांच के प्रिज्म पर गिरता है, कांच के प्रिज्म पर गिरता है तो प्रकाश का रंग जो कम से कम विचलित होता है वह कौन सा है? तो अगर प्रिज्म है, यहाँ से श्वेत प्रकाश आ रहा है तो इस तरह से आपके 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो 7 रंगों में जब विभाजित होता है ये, यहाँ पे अपने जो कलर है ये नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं विब की ओर। तो ऊपर ही ऊपर वाला कलर सबसे कम विचलित होता है। ऊपर ही ऊपर वाला जो है वो सबसे कम क्या होता है? विचलित होता है। तो सबसे ऊपर कौन है? रेड। तो लाल रंग जो है वो आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या है? ये बी है। अगला प्रश्न है, विद्युत फिटिंग में तारों को भू संपर्कित किया जाता है क्योंकि भू संपर्कन का क्या है? अर्थ से कनेक्ट करने का क्या है? कि शॉर्ट सर्किट के मामले में विद्युत प्रवाह पृथ्वी में चला जाए, यह बिजली के क्षरण को बचाता है, यह विद्युत परिपथ को पूरा करता है, यह उतार चढ़ाव को कम करता है। तो ये शॉर्ट सर्किट के मामले में जो एक्स्ट्रा करंट होगा वो पृथ्वी में भेज देगा, लेकिन अपने घरों में किसी के भी घर में ये काम नहीं किया हुआ होता है। अपने सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा। एक सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की कम से कम दूरी कितनी होती है? तो एक सामान्य नेत्र है तो उसके लिए जो स्पष्ट दृष्टि है वो आपके 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है भैया? 25 सेंटीमीटर होती है, याद रखना। दूर बिंदु आपका जो होता है वो होता है अनंत। इधर एक रह गया, एक फ्यूज जो तार है, एक जो आपका फ्यूज तार है, एक फ्यूज तार की विशेषता क्या होती है? किस तार की विशेषता पूछ रहा है? ये फ्यूज तार की विशेषता पूछ रहा है। एक उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होना चाहिए, कम प्रतिरोध और उच्च गलनांक होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध कम गलनांक, कम प्रतिरोध कम गलनांक। इसका सही आंसर होगा उच्च प्रतिरोध और गलनांक क्या होना चाहिए? इसका कम होना चाहिए। प्रतिरोध तो उच्च हो
लेकिन गलनांक क्या हो, कम हो, क्योंकि उच्च प्रतिरोध होगा तो वो तार क्या होगी, गर्म होगी, और कम गलनांक होगा तो वो अधिक करंट होते ही वो क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक मोटर्स में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव शामिल होता है? तो इलेक्ट्रिक मोटर्स में विद्युत धारा का प्रभाव शामिल होता है, कौन सा, चुंबकीय, उत्क्रमण या रासायनिक या भौतिक? इसका आंसर होगा चुंबकीय प्रभाव जो है वो आपको दिखाई देता है। आगे पूछा विद्युत विभव क्या है? अदिश है, सदिश है, न सदिश, न अदिश, कभी अदिश, कभी सदिश। कभी अदिश कभी सदिश ये तो आपकी टेंसर होती है, यानी कि प्रदिश राशि होती है, ऐसा कुछ आपकी है नहीं। तो आप देखोगे ये जो राशि है आपकी, ये कैसी राशि है आपकी, एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है भाई आपको कि भैया बताइए मेरे को कि इनमें से विद्युत धारा की एसआई इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। अब आपको ओम किसकी होती है? तो ओम होती है प्रतिरोध की। किसकी होती है? प्रतिरोध की। वोल्ट किसकी होती है? विभवांतर की होती है, विभवांतर। फेराडे, फेराडे, फेरड, फेराड, फेराड तो होती नहीं है, फेराडे जरूर होती है, फेराडे तो होती है, फेराड नहीं होती, फेराड किसी की नहीं होती, फेराड नहीं होती, फेराडे होती है या फेरड होती है, फेरड, ये फेरड हो सकता है। फेरड होती है किसकी? धारिता की होती है, फेरड। फेरड किसकी होती है? धारिता की होती है भाई मेरे। ओके, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत धारा, जिसका फॉर्मूला होता है I=Q/T, जिसका यूनिट कूलम प्रति सेकंड भी होता है और एम्पियर भी होता है, दोनों ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके, एक सेल में विभवांतर किस इकाई में मापा जाता है? तो विभवांतर मापा जाता है वोल्ट में। कूलम आवेश का होता है, एम्पियर धारा का होता है, जूल कार्य का होता है, और ऊष्मा का होता है, और ऊर्जा का होता है। ठीक है, और इधर प्रश्न है आपके, विद्युत धारा मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो उपकरण होता है अमीटर। कौन सा उपकरण होता है? अमीटर। अब आपको कि सर गैल्वेनोमीटर भी धारा मापता है, बिल्कुल, गैल्वेनोमीटर भी धारा और उसकी दिशा दोनों मापता है, लेकिन इसमें स्पष्ट दे रखा है एमीटर, तो आंसर यही बनेगा। अगर एमीटर नहीं होता तो आपका आंसर चेंज हो जाता, फिर आपका आंसर क्या होता? गैल्वेनोमीटर होता। ये सारे प्रश्न हो गए, है ना। चलो अगले पेज पे चलते हैं। ये लो जी, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास में 129। ये कह रहा है विभवांतर का दूसरा नाम क्या है? तो विभवांतर का दूसरा नाम पूछ रहा है, ऑप्शन पढ़ोगे तो सीधा सीधा मिल जाएगा, एम्पियरता, वाटेज, वोल्टेज, स्थितिज ऊर्जा। ये भी नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है, स्तनपायी में दूध उत्पादन को उत्पादित करने वाला हार्मोन किस नाम से जाना जाता है? ग्लूकागोन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन, आइस्ट्रोन। प्रोजेस्टेरोन तो क्या है? आपका एक तरह का सेक्स हार्मोन है, और ये भी किस में होता है? केवल और केवल मादा में होता है, महिला में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर बी। ये दुग्ध कोशिकाओं को प्रेरित करता है कि अब दूध की आवश्यकता है। ओके, नेक्स्ट देखो 130 नंबर, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्राइम मस्तिष्क। सोचने विचारने का काम यहीं से होता है, और याद रखने की स्मृति का काम भी इसी का ही होता है, स्मृति यानी याद रखने का। आगे देखो भैया, अगला प्रश्न है, मानव में स्मृति से संबंधित, देखो अभी मैंने बताया, वापिस आ गया प्राइम मस्तिष्क। यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो किस हार्मोन का स्राव हो रहा है? तो क्या पेप्टाइड है, थायराइड है, टेस्टोस्टेरोन? टेस्टोस्टेरोन तो सेक्स हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन तो क्या है? सेक्स हार्मोन है, और किसके अंदर होता है? नर में होता है, यानी पुरुष में होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो इंसुलिन होगा। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन होता है या ऑप्शन होता है? ऑप्शन होता है ना, जो भी है, डी ऑप्शन सही है इसका। चलो 134 नंबर पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? संक्रामक नहीं है, डेंगू, टाइफाइड, स्कर्वी, कुकुर खांसी। ये हो सकती है संक्रामक, टाइफाइड, डेंगू सब है, लेकिन स्कर्वी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन जो है, सॉरी, आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखो। आगे पिसी कल्चर किसका पालन और उत्पादन है? मछलियों का है भाई। किसका है? मछलियों का। सेरीकल्चर किसका है? ऑप्शन में बताएंगे आप, सॉरी कमेंट में बताएंगे सेरीकल्चर किसका। ऑप्शन आना चाहिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, अभी आना चाहिए। आगे सलीपद या फील पाँव खालिस्तान के कारण होता है, सुतराब फाइलेरिया के कारण, चपटा कर्मी, फीता कर्मी। इसका जो सही आंसर है
वो है आपके सूत्राब या फाइलेरिया कर्मी, जो फील पाँव है वो इसके कारण होता है। आगे है सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम, सिल्क जो है रेशम किससे प्राप्त होता है, तो रेशम कीट से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है भाई मेरे, रेशम कीट से प्राप्त होता है। आगे है बीसीजी का टीका, बीसीजी वैक्सीन इज गिवन फॉर द इम्यूनिटी अगेंस्ट हेपेटाइटिस, यक्ष्मा, पीलिया, मलेरिया। यानी हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, मलेरिया या ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस मीन्स टीबी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, यक्ष्मा बोलते हैं हिंदी में। या इसके अलावा इसका एक नाम और होता है, वो आप कमेंट में बताएंगे। एक नाम और होता है जो कॉमन नाम होता है और आप पढ़ते भी हो, टीबी का। टीबी का एक रोग सॉरी एक नाम और है, एक तो ये हो गया यक्ष्मा और इसका आंसर भी यही है ऑप्शन नंबर सी यानी ट्यूबरकुलोसिस। कई बार इंग्लिश भी पढ़ लेनी चाहिए ताकि आसानी हो। अगला प्रश्न है जैविक अपशिष्ट को खाद में बदलने के लिए केंचुओं का उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है, वर्मी कंपोस्ट, एरोबिक कंपोस्टिंग, एनएरोबिक कंपोस्टिंग, है ना। तो वाईवीआर है, वाईवीआर ये सारा कुछ बता दिया। तो इसका आंसर जो है ना वो वर्मी कंपोस्ट है भाई। कौन सा है, वर्मी कंपोस्ट। केंचुए की खाद को वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, याद रख सकते हो आप अच्छे से, ठीक है। ओके, ये हो गया 139 तक। अब अपने चलते हैं लास्ट पेज पर और इस लास्ट पेज पे आपके 150 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। 150 मीन्स 75 अपने साइंस के हो जाएंगे। काउंटिंग 150 तक है। क्या है, कायर, कायर या कोयर, कोयर है, ऐसे कायर नहीं है ये। कोयर खालिस्तान से प्राप्त होता है। सांगोन, चंदन, नारियल का फाइबर या देवदार पेड़। इसका सही आंसर होगा नारियल के फाइबर से मिलता है ये। जैसे कोयर किसको बोलते हैं, टूथब्रश के ब्रश बनाने के लिए या छोटे छोटे इस प्रकार के जो तंतु बनाए जाते हैं ना उसके लिए यूज किया जाता है भाई मेरे, याद रखना इस बात को, ठीक है। किसके लिए, ये तंतु बनाने के काम आता है। चलो अगला प्रश्न है बायोमास में शामिल, बायोमास में शामिल नहीं है। बायोमास में शामिल कौन नहीं है, लकड़ी, कृषि अपशिष्ट, धातु, गोबर। गोबर है, लकड़ी है, कृषि अपशिष्ट है, कौन नहीं है, धातु नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। अगला है बिजली पैदा करने के लिए विशाल तरंगों के पास कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज, सौर, स्थितिज, उष्मा। तो इसका आंसर आएगा गतिज ऊर्जा होती है। ये मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 फिनोटाइप कितना होता है, तो 31 होता है। 31 यानी 3:1 होता है। जीनोटाइप कितना होता है, 1:2:1 होता है। ये 31 होता है भाई, वो 131 होता है भाई मेरे। ये है वह उपकरण जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, सौर सेल, सौर कुकर। सौर ऊर्जा को विद्युत में बदलता है तो सौर सेल कहलाता है। मोटर, मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में। जनरेटर यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, ठीक है। आगे पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत पादपों द्वारा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो 10%। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये ऑप्शन नंबर सी है। चलो आगे देखते हैं 146 नंबर। यह बायोमास शब्द ज्यादातर संदर्भित करता है अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, रसायन या अमोनियम यौगिक। तो इसका आंसर आएगा कार्बनिक पदार्थ को, ऑप्शन नंबर बी। पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को क्या कहा जाता है, जीवोम, जलवायु, उप प्रणाली, संरचना। तो इसका जो सही आंसर है बायोमी यानी कि जीवोम है, ऑप्शन नंबर ए है। चलो आगे चलते हैं 147, 149 और 150, 150 नहीं 150। कोशिका विभाजन के समय केंद्र के अंदर दृश्यमान डीएनए थ्रेड है, स्प्लिंडर फाइबर, तारक केंद्र, गुणसूत्र या तारक। इसका आंसर आएगा गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर डी। क्या आएगा इसका आंसर, गुणसूत्र आएगा भाई, गुणसूत्र। ओके, ये लो जी आज के लास्ट 2 प्रश्न। पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है, आयन मंडल, स्थल मंडल, जीव मंडल, मध्य मंडल। इसका जो सही आंसर है वो होगा स्थल मंडल, नहीं होगा, 1 मिनट रुकना। इसका सही आंसर होगा पारिस्थितिकी तंत्र, है ना। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो आंसर आएगा वो आएगा जीव मंडल। मैंने कहा था ना ये गलती हो गई मेरे से, इसका आंसर जो आएगा वो जीव मंडल आएगा भाई मेरे, जीव मंडल। पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी इकाई जीव मंडल है, स्थल मंडल नहीं है, स्थल तो बड़ा हो जाएगा। ओके, मनुष्य में ऑटोसोम्स के जोड़े होते हैं 22 जोड़े, कितने, 22 जोड़े। एक जोड़ा बच गया वो लिंग गुणसूत्र होते हैं, एक बच गया वो क्या होता है, लिंग गुणसूत्र। क्लियर है, बात को समझ गए होंगे।
तो ये थे आपके आज के 75 प्रश्न जो कि आपके किस एग्जाम में आए हुए थे, स्टेनोग्राफर 2018 का भर्ती थी और 21 में पेपर हुआ था। ये अपने सॉल्व आज कर लिया है। तो आशा करता हूँ बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी, लेवल भी पता लगा होगा आपके RSSMB किस लेवल के पूछती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बढ़ते रहें आगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।